नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बारे में, जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अजीत डोभाल को इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप, चाणक्य ऑफ 21st सेंचुरी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं अजीत डोभाल की जीवन की कहानी। अजीत डोभाल। पाकिस्तान आज भी अजीत डोभाल के नाम से कांपते हैं। अजीत डोभाल को इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। आपने 30 साल की जर्नी में ऐसे ऐसे कारनामे किया है शायद किसी ने नहीं किया। अजित डोभाल अपनी चतुराई और बुद्धि के बल पे देश के बड़े बड़े दुश्मन को घुटनों पर लेके आया। अजित डोभाल की उम्र 78 साल है, लेकिन वो आज भी उतनी ही फिट और एक्टिव नजर आता है। वर्तमान समय में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ छोटा बड़ा हर एक फैसला उनकी देखरेख में लिया जाता है। साल 1945 20 जनवरी उत्तराखंड की पत्तरी खड़वाल में अजित डोभाल का जन्म हुआ, एक आर्मी परिवार में। उनके पिताजी मेजर जीएल डोभाल इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर था। अजित डोभाल अपनी शुरुआत की पढ़ाई आर्मी स्कूल से किया और कॉलेज की डिग्री अजमेर मिलिट्री स्कूल से पूरा किया। 22 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री पूरा किया। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला कैडर में एएसपी के तौर पर हुआ। उनकी पोस्टिंग के कुछ साल बाद 1971 में केरला की थालासर गांव में हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ मुद्दा खड़ा हुआ। 1972 तक ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम राइट्स का रूप ले लिया। पूरा इलाका बहुत ही उत्तेजित था। हालात को काबू से बाहर देख उस वक्त के मुख्यमंत्री के करुणाकरण ऐसे पर्सन की तलाश कर रहे थे जो इस राइट को कंट्रोल कर सके। तब मुख्यमंत्री के करुणाकरण उस राइट्स को खत्म करने के लिए अजित डोभाल को चुनते हैं। अजित डोभाल कुछ ही दिन के अंदर दोनों कम्युनिटी को समझा कर राइट्स को पूरी तरह खत्म कर दिया। अजित डोभाल की इस बात का चर्चा केरला से दिल्ली तक होने लगा। अजित डोभाल की हुनर की वजह से दिल्ली में बैठा हुआ इंटेलिजेंस की नजर उन पर पड़ा। तब उन्हें सेंट्रल सर्विस के लिए दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। इसी तरह शुरू होता है अजित डोभाल के स्पाई सर्विस। द लाइफ अंडरकवर। अपनी 7 साल की आईपीएस सर्विस के बाद उन्होंने आईबी ज्वाइन किया। 1970 में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। मिजोरम में लालडेंगा अपनी अलग सरकार चला रहे थे, मिजोरम नेशनल फ्रंट, जो मिजोरम को देश से अलग करने की मांग कर रहे थे। इस वक्त दिल्ली सरकार के लिए सिचुएशन बहुत नाजुक था। इस हालत में आईबी ने तय किया उनके ऑफिसर में कोई मिजोरम जाएगा और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अजित डोभाल अपनी मैरिज के कुछ ही महीने बाद वर्क पर वापस लौटे। जब उन्हें मिजोरम का हालत का पता चला तब उन्होंने खुद मिजोरम आया। मिजोरम आकर उन्होंने अपनी रणनीति से लालडेंगा के 7 कमांडो में से 6 कमांडो को अपनी ओर शामिल कर लिया। उसके कुछ समय बाद लालडेंगा भारत के साथ समझौता किया। मिजोरम की मिशन सक्सेस होने के बाद प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया। सिक्किम में भी यही प्रॉब्लम थी। सिक्किम तब तक इंडिया की पार्ट नहीं था। सिक्किम के राजा इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अजीत डोभाल अपनी चतुराई से सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ जोड़ दिया। 1970 तक नॉर्थ ईस्ट का हालत कुछ सही थी, लेकिन पंजाब में खालिस्तान मिलिटेंट्स अपनी अलग देश खालिस्तान का मांग कर रहे थे। खालिस्तान मिलिटेंट गोल्डन टेम्पल को शेल्टर बनाकर पूरा पंजाब में आतंक फैलाने लगे। 1984 तक हालात बहुत खराब होने लगे। इंडियन मिलिट्री गोल्डन टेम्पल को खालिस्तानी आतंक से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया और खालिस्तानी को बहुत से खदेड़ दिया। उसके बाद भी खालिस्तानी मिलिटेंट शांत नहीं हुआ। 1988 तक ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजित डोभाल का मुख्य भूमिका थी। खालिस्तानी मिलिटेंट की जानकारी निकालने के लिए उन्होंने एक रिक्शा ड्राइवर का भेष बनाया और खालिस्तानी मिलिटेंट को यकीन दिलाया कि वो एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है और उनकी मदद करने के लिए आए हैं। और किया, उन खालिस्तानी मिलिटेंट के साथ मिलकर उनकी छोटी बड़ी जानकारी निकाला और इंडियन मिलिट्री को भेज दिया। अजित डोभाल की इन सभी जानकारी के साथ ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। अजित डोभाल की लाइफ की सबसे गुरुत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में। आप सबको पता ही होगा 1972 में इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था और ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए चाइना और फ्रांस से मदद मांगा। फ्रांस को जैसे ही पता चला ये एक एंटी इंडियन मिशन है, उसके तुरंत बाद फ्रांस पीछे हट गया, लेकिन चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था। नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्हें जैसे ही पता चला उन्होंने पाकिस्तान की इन गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया। अजित डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया। वो एक भिखारी का बेस बनाकर पाकिस्तान की काहुता शहर पहुंच गया। उन्हें शक था खान रिसर्च सेंटर के नाम के एक इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट चल रहा है। वो इस इंस्टीट्यूट के बाहर बैठकर यहाँ आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम का कुछ पता नहीं चला। आखिर वो उस बार्बर के दुकान गया जहाँ साइंटिस्ट अपने बाल काटाते थे। बहुत से उनकी हेयर सैंपल कलेक्ट किया और इंडिया भेजा।
हेयर सैंपल टेस्ट से पता चला वो हेयर न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज्ड है। उससे उन्हें यकीन हो गया पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर में चल रहा है। उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सभी डिटेल्स निकाला और इंडिया में ट्रांसफर किया। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अजीत डोभाल उनको ये रिपोर्ट देकर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग तरीका बताया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन के कारण उन्हें बार बार रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शायद आपको पता नहीं होगा, अजीत डोभाल पहला पुलिस ऑफिसर है जिन्हें मिलिट्री ऑनर दिया गया। 1990 में अजीत डोभाल कश्मीर में बढ़ता हुआ मिलिटेंसी को रोकने के लिए अपनी नीतियों का इस्तेमाल किया। उस वक्त कश्मीर मिलिटेंसी के आतंक से बेहाल था। अजीत डोभाल पाकिस्तान द्वारा फंडेड कश्मीरी मिलिटेंट कुका पारी को कुछ इस तरह मैनिपुलेट किया। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने लगा। इसके बाद 1966 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाया गया, जिसमें कुका पारी इलेक्शन जीत गया। IC-814 हाईजैकिंग में अजीत डोभाल का शार्प दिमाग और नीतियों का पता चला। शायद आपको पता होगा, इस हाईजैकिंग में ISI का बहुत हाथ था। वो चाहते थे इंडिया अपने सिटीजन के जान बचाने के लिए उनकी 100 से भी ज्यादा टेररिस्ट को छोड़ दे और उनको $2 बिलियन पे करे। ये बात अजीत डोभाल को मंजूर नहीं था। दोनों साइड से अजीत डोभाल के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। फिर अपनी बातों से अजीत डोभाल टेररिस्ट के मन में डर बैठा दिया। अजीत डोभाल टेररिस्ट से नेगोशिएट करने के बाद 100 आतंकवादी की जगह 3 आतंकवादी को छोड़ा। सिर्फ एक पैसेंजर के अलावा उस फ्लाइट के सभी पैसेंजर को सुरक्षित घर वापस लाया गया। कुछ जानकारी से पता चलता है 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग में से हर एक हाईजैकिंग में अजीत डोभाल का एक्टिव कंट्रीब्यूशन था। लगभग 30 साल आईबी में काम करने के बाद जनवरी 2005 में अजीत डोभाल आईबी के चीफ पद से रिटायर्ड हुआ। उसके बाद भी नेशनल पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व था। 30 मई 2014 को पीएम मोदी अजीत डोभाल को देश का 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनते ही उनके सामने इराक से एक चैलेंज आ खड़ा हुआ। उस वक्त इराक में ISIS का आतंक छाया हुआ था। जून 2015 में इराक में 46 इंडियन नर्स बंदी था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने के 2 महीने बाद अजीत डोभाल इराक पहुंचे और इराक के सरकार के साथ कोलैबोरेट करने के कुछ दिन बाद इंडिया के 46 नर्स को ISIS के कैद से मुक्त कर दिया और इंडिया वापस लाया। पिछले कुछ साल में पाकिस्तान इंडिया के उरी और पुलवामा में आतंकी हमला किया। इस हमला के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, उनमें मास्टरमाइंड था अजीत डोभाल। यही थी अजीत डोभाल की लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट कहानी। आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।